हेलो दोस्तों, तो आज हम सभी बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, और हम सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती क्या हैं। तो जब एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक अवयव मिलकर एक व्यवस्थित पदार्थ का निर्माण करते हैं। व्यवस्थित पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जब एक या एक से अधिक अवयव मिलकर एक व्यवस्थित पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वे सभी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, आखिर रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचाना कैसे जाए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए हम उनकी अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को जान सकते हैं। उनके रंगों के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा अवक्षेपों के आधार पर अवक्षेप रंग और अवस्था का मतलब हो गया कि मतलब मान लीजिए कोई पदार्थ का निर्माण होता है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक है या नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए हम अवस्था, अवक्षेप के अवस्था, रंग, अवस्था के आधार पर भी जान सकते हैं, रंगों के आधार पर भी जान सकते हैं, अवक्षेपों के आधार पर भी जान सकते हैं। और मान लीजिए कोई अभिक्रिया हम करा रहे हैं, उसमें से कोई गैस निकल रही है, गैस का निकलना, ठीक। मान लीजिए कोई गैस निकल रही है, तो हम उस गैस से भी पता कर सकते हैं कि गैस के निकलने से भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अवस्था हो गया, रंग हो गया, गैस के निकलने के आधार पर, अवक्षेपों के आधार पर तथा ताप के आधार पर भी, यानी टेम्परेचर के आधार पर भी हम ये जान सकते हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और जानते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो अभिक्रियाओं में क्या होता था, एक या एक से अधिक अवयव मिलकर एक सुव्यवस्थित पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। वैसे ही रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक क्रिया की जाती है, उसी का एक सुव्यवस्थित, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जब तक आप कोई सूत्र न लगाएं तब तक कई प्रश्नों का हल नहीं निकलता, डायरेक्टली हल नहीं निकाला जाता। वैसे ही केमिस्ट्री में जब अभिक्रियाएं बनती हैं तो उनको समझने के लिए एक समीकरण बनाया जाता है, एक नियम बनाया जाता है, उनसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे आपको मान लेते हैं H2O, ठीक। तो इसमें हाइड्रोजन विभाग ले रहा है, ऑक्सीजन विभाग ले रहा है।
तो इनके इनके संयोग से पूर्व जब ये दोनों अलग अलग थे तो उन दोनों को हम डायरेक्टली तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसी बात को समझने के लिए रासायनिक समीकरण बनाया गया है। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शन। अभिक्रिया में जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया H2O का एग्जाम्पल लेकर, वैसे ही देखिए ये अभिक्रिया जो हुई है इसमें जो भाग लेने वाले तत्व हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनको किसी सूत्र के माध्यम से एक साथ अटैच किया गया ताकि रासायनिक समीकरण को हम समझ सकें। अब डायरेक्ट आपको कुछ घोल के दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताइए भैया इसमें अभिक्रियाएं कैसे हुई हैं, तो आपने तो उसे घोला नहीं है, आप तो जान नहीं सकते हैं। हाँ, पर आप रासायनिक समीकरण उनके सूत्रों के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि वो कैसे बनी है। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को मेन वो आपका 10th में मेन आपका टॉपिक आ जाता है, वो होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपसे 2 या 4 अंकों के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो पहले हम एक समीकरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक समीकरण है Na+H2O। अब ये जब समीकरण में जब ये अभिक्रिया कराई जाती है तो ये बनता है NaOH प्लस H2 गैस बाहर की तरफ रिलीफ हो जाती है। तो अब इसे ये मान लीजिए ये आपको एक समीकरण दे दिया गया, अब आपसे पूछ लेगा पेपर में कि इस समीकरण को संतुलित करिए। आपको एक अभिक्रिया दे दिया और आपसे कह दिया जाएगा कि आप इस समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें कई विधियां होती हैं, लेकिन आपको केवल पढ़ना है जांच एवं त्रुटि विधि। तो जांच एवं त्रुटि विधि क्या होती है? तो सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं ऐसे करके, ठीक। अब आपको देखने हैं कि कितने इसमें अवयव लगे हैं। तो एक हो गया Na, एक हो गया H और एक हो गया ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाइए। अब पहले Na यहाँ डालिए, जहाँ H डालिए और यहाँ O डालिए। Na की संख्या इसमें कितनी है? 1 है। यहाँ Na की संख्या 1 है, यानी ये तो कंप्लीट, ये तो सही है। यहाँ H की संख्या 2 है, यहाँ H की संख्या 1 2 3, ठीक। यहाँ O की संख्या 1 है, यहाँ O की संख्या 1 है, यानी ये कंप्लीट है। हमें एक H यहाँ चाहिए, ठीक। तो हम इधर तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, हमें जो करना होगा हम उधर करेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण को हल करने के लिए या तो हम इधर, मान लीजिए आप कुछ इधर लगा दिए कोई संख्या, जैसे इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो,
तो ऐसे हम पहले जान लेंगे, उसके बाद से देखिए आपको बताते हैं। फिर मान लीजिए हम O को बराबर करने के लिए इधर A को है तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं। तो Na तो हमारा पहले ये यहाँ जो था वो 1 का था, बराबर था। अब तो इधर Na 2 हो गया, लेकिन हमारे पास O क्या थे, O इधर 1 था और उधर भी 1 था। H यहाँ पे 2 थे, यहाँ 3 थे। तो हमें H को पूरा करने के लिए हमने मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब 2H 2 दूनी के 4 यानी 4H हो गए आपके पास, और O आपके पास हो गए 2। परंतु यहाँ पे तो आपके 1 और 3 है, आपके पास यहाँ पे H 3, 2 पहले से हैं और 2 ये हो गए आपका, ये तो बराबर हो गया दूसरी लाइन में। लेकिन अब एक और नई दुविधा आ गई, Na आपके पास 1 है, इधर इधर 2 है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 यहाँ लगाएंगे, यानी 2 Na इधर भी हो गया और 2 Na इधर भी हो गया। अब बात आती है O की। O हमारे पास इधर 2 है और इधर भी ये 2 Na लगाने की वजह से O इधर भी 2 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। तो पहले जो हम लिख लेते हैं संतुलित समीकरण, 2Na प्लस 2H2O अभिक्रिया होने के बाद 2NaOH प्लस H2। तो पहले जो हमारी अभिक्रिया थी वो ऐसे थी, और ये संतुलित होने के बाद 2Na 2H2O प्लस 2NaOH प्लस H2, तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो ऐसे करके आपको अपनी अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए पूछा जाएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 से 4 नंबर के प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये हटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऐसे करके कई सारी अभिक्रियाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कॉमन सेंस के हिसाब से आपके, कि पहले लिखा है संयोजन यानी संयोग यानी मेल हो रहा है। तो इसमें जब 2 या 2 से अधिक, संयोजन में देखिएगा, संयोजन में आपको मेल हो रहा है, तो मेल में संयोजन में आपको जब मेल होगा तो वो एक साथ कंबाइंड होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, जब 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब ये संयोजन अभिक्रिया, कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि संयोजन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको एक गिलास पानी दे दी जाए और आपको एक चम्मच चीनी दे दी जाए। अब आपको बोला जाए कि आप इन दोनों को मिला के एक पदार्थ का निर्माण कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि पानी में चीनी डिजॉल्व हो जाता है। तो जैसे ही पानी में चीनी जब डिजॉल्व होगा तो वो एक नया पदार्थ बन गया। उसी प्रकार आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ठीक, इसमें पानी है और आपको एक प्लेट में थोड़ा सा चीनी दे दिया गया, ठीक। अब आपको बोला गया कि आप इन दोनों का संयोग कराकर एक नए पदार्थ का निर्माण करिए। तो जब इन दोनों का संयोग हुआ, आपने चीनी को गिलास में डाला और उसे चम्मच से डिजॉल्व होने दिया घुला के, और जब ये डिजॉल्व हुआ तो आपका ये गिलास रस तैयार हो गया। तो ये जो हो गया वो संयोजन अभिक्रिया के तहत आ गया। अब जानते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि ये संयोजन के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की दूसरी विधि है, दूसरी अभिक्रिया है, सॉरी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन यानी टूटना, वियोजित होना। अब तक तो हम संयोजन में जोड़ रहे थे या दो पदार्थों को एक साथ मिला के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ संयोजन अभिक्रिया का सेम उल्टा होगा। यहाँ पदार्थ तो एक होगा लेकिन हमें उन्हें तोड़ना है, और टूटेगा कैसे? जब तक उस पर कोई बाहरी कारक ना लगाया जाए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि बाहरी कारकों के द्वारा कोई पदार्थ जब दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है तो वहां पर हमारी वियोजन अभिक्रिया काम करती है। अब वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपके घर में आपकी माताश्री या आपकी बहनें जो दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसे निकाल कर रखा जाता है, काफी टाइम तक, कई दिनों की मलाई को स्टोर करके रखा जाता है, और जब वो मलाई जब ज्यादा हो जाती है तो उससे घी निकाला जाता है। तो जब घी निकलता है तो जब उसे मथा जाता है मथनी से, तो जो ऊपर का भाग होता है मलाई वो अलग हो जाती है और घी अलग हो जाता है, यानी उसका जो एक पार्ट था वो एक तरफ हो गया और जो एक पार्ट था वो एक तरफ हो गया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो वियोजन अभिक्रिया को प्रूफ करते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाह्य कारक लगता है और रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया कुछ उष्मा के आधार, कुछ उष्मा के प्रभाव के कारण, बाह्य कारक आपने सुना, तो बाह्य कारक में कुछ भी हो सकता है, जैसे उष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, ऐसे करके कई कारण हो सकते हैं जो बाह्य वियोजन अभिक्रिया जैसे कि आपने बताया वियोजन अभिक्रिया में बाह्य कारक हो सकते हैं जो वियोजित करने का कार्य करते हैं। अब जान लेते हैं हमारी तीसरी अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? आपने क्या कहते हैं, विस्थापन
हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा है मैथ में, वहाँ पे विस्थापन और दूरी के बारे में ऐसे बताया जाता है। तो यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया है वो ये दर्शाती है, मान लीजिए आपको बता दे रहे हैं कोई एग्जांपल, मान लीजिए दो दोस्त हैं, ठीक, ड्राइंग अच्छी नहीं है बट एग्जांपल आपको करेक्ट दे रहे हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, ठीक, यहाँ पर एक और दोस्त है, ये दो दोस्त एक साथ रहते हैं और एक ये दोस्त है, ये इन दोनों की आपस में बनती है और इन दोनों की भी आपस में बनती है। तो ए हो गया, ये बी हो गया और इसे सी मान लेते हैं। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब इन साहब की दोस्ती इनसे थी पहले से और इन साहब की दोस्ती भी इनसे थी, अब बाद में जब ये तीनों साथ रहने लगे तो भैया इनकी दोस्ती इनसे कम हो गई और इनकी दोस्ती बन गई इनसे। तो इन्होंने क्या किया, भैया बी को छोड़ा और पहुंच गए सी के पास। तो जब ये विस्थापित हुए तो यहाँ बच गए भैया बी और ए वाले ने इनका साथ छोड़ा और पहुंच गया सीधे सी के पास। तो यहाँ पे जो आ गए भैया साहब ए आ गए और ये सी आ गए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सी के साथ बॉन्ड बना लिया और बी को छोड़ दिया। तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो ये आपका एकल विस्थापन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक दो जो अवयव यहाँ थे वो इनमें से कोई एक टूट के जा रहा है, यानी दोनों को टूटना नहीं हो रहा है, इसका टूटना नहीं हो रहा है, केवल ये टूट रहा है और ये टूट के इसके साथ संयोग कर ले रहा है। तो ये आपका एकल विस्थापन हो गया। अब द्विविस्थापन में भी यही होता है सेम, मान लीजिए कोई यहाँ है बी ऐसे करके, ठीक, तो अब बी क्या करेगा, बी वाला चला जाएगा डी के पास और ए वाला चला जाएगा सी के पास। तो यहाँ पे जो बनेगा वो हो जाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो यहाँ ए बी और डी सी थे, तो वहां जब जाएंगे तो वहाँ ए सी प्लस बी डी हो जाएंगे, ये बी डी हो जाएंगे और ये ए सी हो जाएंगे। तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको बता दें कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अभी जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था, ये वाला एग्जांपल जो था, इसको एक बार और आपको समझा देते हैं। ये ए और बी प्लस सी, ठीक, और मान लीजिए ये है ए बी प्लस सी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, बट बी और सी भी क्लोज फ्रेंड है, लेकिन इनकी दोस्ती गहरी है। जब ये एक साथ मिले तो ए वाले ने क्या किया, इनसे दोस्ती तोड़ ली और ये उठ के चले आए भैया सी के पास। तो ये बी हो गए प्लस ए सी। तो इसमें आपको बताया जाता है कि अधिक क्रियाशील तत्व, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब अगली अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो अगली अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पहले जानते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जैसे जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, ऊष्माक्षेपी, पहले ही ऊष्माक्षेपी से मतलब ऊर्जा बाहर की तरफ निकल रही है। यानी कोई, मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, कोई
रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लीजिए C+O2, ठीक, C+O2 की रासायनिक अभिक्रिया होती है और यहाँ पे बनता है CO2 प्लस कितनी कैलोरी, किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। तो यहाँ पे जो है ऊष्मा का अवक्षेप हो रहा है, ऊष्मा अवक्षेप कर रही है, यानी ये अभिक्रिया तो हो रही है बट 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें से निकल रही है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया सेम इसी टाइप का है, उसमें भी कोई ज्यादा वो नहीं है, ये आपसे बहुत कम चांसेस हैं इसको पूछने के। ऊष्माक्षेपी हो गया। अब जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, तो सीधी सी बात है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, ऊष्मा उसमें से उसका अवशोषण होता है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो एग्जांपल है N2 प्लस O2, जब इसमें अभिक्रिया होती है तो ये बन जाता है 2NO, और यहाँ पे वहाँ धनायन लग रहा था, यानी वहाँ ऊष्मा का जो हो रहा था वो अवक्षेपण हो रहा था, बट यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा, और ये 45 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। यहाँ पे 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जिनसे आपके प्रश्नों के जो बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न आते हैं उनमें इन टॉपिकों से प्रश्नों को लेना बहुत ही कम चांसेस रहता है। और अब जो आपको हम बताने जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो मेन टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकारक और अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन, तो इसे आपको दो कॉलम में लिख चलेंगे क्योंकि ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं। तो इन्हें बताने में आपको ऐसे आपसे पूछा भी आता है 5 नंबर के प्रश्नों में, 6 नंबर के प्रश्नों में कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बताइए। लेकिन आप ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि 4 व 5 नंबर के प्रश्नों में आपसे ये पूछ दिया जाए कि ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती क्या हैं। वह अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वह अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और सेम इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रियाएं में। वे अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है वहां पर अपचयन अभिक्रिया पाया जाता है। अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा आपसे 1-2 नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, अन्यथा आपसे ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि अपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं के बीच में, इन अभिक्रियाओं के बीच में अंतर बताइए। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जैसे आपको बता दें कि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है,
ऑक्सीजन का योग। अब ऑक्सीजन का योग कैसे होता है, तो हमने पहले बताया इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी भी होती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का योग भी होता है। ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि। ऋण विद्युतीय तत्वों में वृद्धि। वृद्धि। चौक। पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण। हाइड्रोजन का पृथक्करण। तो ये आपके ऑक्सीकरण की तरफ से 3 जो है वो आपके मेन पॉइंट्स हो गए जो आपको अंतर में बताना है। अब यहाँ ऑक्सीजन का आपका संयोग हो रहा था, अब अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होगा। हाइड्रोजन का संयोग और दूसरा आपका था धन विद्युतीय तत्वों में वृद्धि। धन विद्युतीय तत्वों में वृद्धि के अलावा ऑक्सीजन पृथक, यहाँ हाइड्रोजन पृथक हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन पृथक हो रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया। ये आपको मोस्टली मतलब समझ जाइए कि ये आना ही आना है आपके बोर्ड परीक्षा में, जो कि 4 से 5 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। और जो आपके इसके जैसे अभी पहले के पेपर में क्या होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पर अब एमसीक्यूज यानी एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 20 प्रश्न। तो ये चैप्टर का 20 प्रश्न छोड़ के जो आपका वो होगा वो यहाँ से कवर होगा। और जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि ऑप्शनल टाइप के होते हैं, उनको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।